Hello friends, very good evening, very good morning, very good afternoon. I am Kalb Shah from policysahayata.in. छोड़िए पॉलिसी चिंता, अपनाइए आपका अपना पॉलिसी सहायक, आपका पॉलिसी मित्र policysahayata.in. दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहूँगा, इंसान की क्या ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी? नहीं, चौथी जरूरत क्या है? पहली तीन तो सबको मालूम है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जो मेहनत करने के द्वारा आपने जो धन को अर्जित किया है, जो वेल्थ को एक्यूमुलेट किया है, उसको दोस्तों प्रोटेक्ट करने के लिए चौथी जरूरत कार नहीं है, फॉरेन ट्रिप नहीं है, लेकिन जो वेल्थ आपने क्रिएट करी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चौथी जरूरत इंश्योरेंस है। तो पॉलिसी सहायता .in का एक ही मकसद है कि आपकी वेल्थ को इरोड होते हुए रोकना और आपकी वेल्थ को मैक्सिमम बढ़ाना, जिसके लिए आपके लिए हम अलग अलग टर्म प्लान, अलग अलग इंश्योरेंस प्लान, अलग अलग मेडिकल पॉलिसी लेकर आए हैं। और आज का हमारा मेन मोटो है कि आपकी जो वर्षों की मेहनत है, वर्षों का जो सपना है, वो सपने को अटूट रहने देना, वो पॉलिसी सहायता .in का एक सहायक भाव है। और हमारा एक मोटो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखीरा भवंतु, मतलब सारे लोग सुखी रहे, सारे निरामय मतलब निरोगी रहे। और निरोगी होने का सबसे बड़ा जो इलाज है ना, वो है दूसरों को सुख देना, दूसरों की चिंता करना। जैसा आप दूसरों को देंगे वैसे कुदरत आपको देगी। लेकिन आज हम प्रोफेशनल टर्म्स में बात करेंगे कि आपकी हेल्थ को, और अगर आपकी हेल्थ न कर नारायण खराब हो जाती है तो वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना। वेल्थ अगर प्रोटेक्ट नहीं होती तो आप इधर से डायरेक्ट इधर आ सकते हो, क्योंकि एक बड़ा मेडिकल बिल आपकी सालों की सेविंग्स खत्म कर सकता है दोस्तों। तो आज ही आइए पॉलिसी सहायता .in पे, या अभी के लिए आप कॉल कीजिए 9510556255 हमारे एक्सपर्ट मिस्टर जिगर शाह को, और जिगर शाह आपको बेस्ट पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। आज हमारा मकसद है जो है एलिवेट प्लान, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का एलिवेट प्लान हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप पॉलिसी नहीं लेते हो ना, तो आपका बैलेंस आप हॉस्पिटल में देखोगे बैठे हो और आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। जीरो होने नहीं देना है और पॉलिसी लेनी है, मेडिक्लेम लेना है। अब मेडिक्लेम ले तो कौन सा ले और उसमें क्या क्या सावधानी रखे, उससे बेहतर है हम आज चर्चा कर ले कौन सा मेडिक्लेम ले। तो आज मैं जो पॉलिसी की चर्चा करने वाला हूं वो है हमारी अपनी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का एलिवेट प्लान। एलिवेट प्लान आपको इनफाइनाइट क्लेम, मतलब कि इनफाइनाइट सम एश्योर्ड देता है, इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट। अब इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट, उसका पहला फीचर है इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट, इनफाइनाइट सुपर लॉयल्टी बोनस, इनफाइनाइट केयर और इनफाइनाइट अश्योरेंस। तो ये हर एक फीचर को हम समझेंगे एक एक करके। तो इनफाइनाइट सम अश्योर पहला आपका है कि इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट। पहले क्या हुआ करता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी कुछ लिमिट तक पॉलिसीज इश्यू करती थी। आज के जमाने में इनफाइनाइट अमाउंट तक 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लाइव पोर्टल पे जाके दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट अमाउंट कैसे सिलेक्ट करनी है। जैसे आपने यहाँ पे प्रपोजल फॉर्म भरना शुरू किया, तो प्रपोजल में आपको पहले आपका पिन कोड डालना है और पिन कोड के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा, क्योंकि इसमें भी जोनल वाइज प्रीमियम है। इंश्योरेंस कंपनियां मानती है कि गांव में लोग कम बीमार होते हैं और शहर वाले ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनका प्रीमियम और हॉस्पिटल की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जोनल प्रीमियम लेते हैं। तो आपको 380005 अहमदाबाद का प्रीमियम जोन ए आ गया। 2 हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा। हस्बैंड है 30 साल का और वाइफ है 28 साल की और बच्चा है 3 साल का, जो नॉर्मली अभी अगर कोई यंग है उसके लिए। फिर आप 40 साल के हिसाब से भी ले सकते। तो हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे आपको 2 रेंज मिलेगी। सम एश्योर्ड रेंज 7.5 से 50 लाख में आप करोगे तो आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25 और 50 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। और 1 करोड़ से अनलिमिटेड, यहाँ पे आप 1 करोड़, 3 करोड़ और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का आप इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन मेडिक्लेम ऐसी चीज है कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड या फिर 1 करोड़ से ज्यादा या 25-50 लाख से, इवन 4-5 लाख से भी ज्यादा सम इंश्योर्ड की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि अनलिमिटेड फैसिलिटी दी है। तो मैं आपको बता चाहूंगा आपको इंश्योरेंस अमाउंट कितना लेना चाहिए। तो अगर पूरी फैमिली की फ्लोटर प्लान, ये फैमिली फ्लोटर प्लान का मैं आपको बता रहा हूं, तो फैमिली फ्लोटर प्लान आपको इंश्योरेंस, अभी आपकी एज कम है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से
10-15 साल के बाद जो आपका इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी करीबन आपको मिनिमम 20 लाख से 30 लाख का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा 10 लाख के हिसाब से। 10 लाख हमारा सम इंश्योर्ड रहेगा। तो पहला हो गया अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। दूसरा हमारा फीचर है जो हम यहां पे से देखेंगे, अनलिमिटेड क्लेम अमाउंट, फिर अनलिमिटेड सुपर लॉयल्टी बोनस। अब ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। सुपर लॉयल्टी बोनस का मतलब होता है कि आपको हर जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख है आपका बेस सम इंश्योर्ड, तो हर साल आपको सुपर लॉयल्टी बोनस और एक मिलेगा लॉयल्टी बोनस, मतलब नॉर्मल बोनस, उसे कहेंगे नो क्लेम बोनस। वो आपको बेस सम इंश्योर्ड का 20% मिलेगा और ये सुपर लॉयल्टी बोनस है वो आपको 100% ऑफ सम इंश्योर मिलेगा। तो दूसरे साल में आपका बीमा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपके ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, तो आपका पहले साल का 10 लाख का और जमा हुआ तो ये 20 और वो 2, तो 22 लाख का आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा अगर आपने सुपर लॉयल्टी बोनस का एड ऑन कवर किया है। तो ये सुपर लॉयल्टी बोनस है ना, वो आपको एज ए एड ऑन मतलब एज ए राइडर मिलेगा, ये बेस में नहीं मिलेगा। बेस पॉलिसी लेते हो तो अगले साल आपका 10 + 2 12 लाख हो जाएगा, 20%, मतलब दूसरे साल के लिए आपको कितना कवर मिल रहा है, क्योंकि पहले साल में 2 लाख का आपका बोनस जमा हुआ या फिर 12 लाख का जमा हुआ, तो 10 + 12 22 या 10 + 2 12 लाख का आपका सम इंश्योर्ड रहेगा। इसी तरह हम आते हैं इनफाइनाइट सुपर लॉयल्टी बोनस, उसी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो तीसरे साल में इसमें और 10 लाख जमा होंगे, तो हर साल 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको बोनस मिलता रहता है। तो 10 यहाँ पे 10 था बेस सम इंश्योर्ड और दूसरे पहले साल का 10 और एक और 10, तो ये दो बोनस हो गए और 4 लाख वो हो गया, तो 34 लाख का आपको इस तरह से कवर्ड मिलेगा, 34 लाख रुपीस का। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। इस तरह चौथे साल में आप देखोगे तो 40 लाख का हो जाएगा, 4 साल का जो आपको 5वें साल में काम आएगा, और 10 साल का बेस सम इंश्योर्ड प्लस हर साल का 20% नो क्लेम बोनस या फिर लॉयल्टी बोनस। तो इस तरह से आपको अनलिमिटेड लॉयल्टी बोनस मतलब सुपर लॉयल्टी बोनस मिलता है, जो है गेट लॉयल्टी बोनस ऑफ 100% एवरी ईयर इज रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम फॉर इनफाइनाइट पीरियड विद पावर बूस्टर। इसे पावर बूस्टर या फिर सुपर लॉयल्टी बोनस कहेंगे। अब अगला फीचर समझते हैं जो है इनफाइनाइट अश्योरेंस। इनफाइनाइट अश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपको बीपी, डायबिटीज, अस्थमा वगैरह जो 5 डिसीज है, हाइपरलिपिडीमिया और एक हार्ट के रिलेटेड डिसीज है, उसे कहेंगे 5 रोग। वो 5 रोगों का आपको जंप स्टार्ट नाम का अगर आप एड ऑन लेते हो तो वो 31st डे से ही कवर हो जाना शुरू होंगे। सिर्फ वो 5 रोग है जो 31st डे से कवर होना शुरू हो जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। फिर एक दूसरा है वेटिंग पीरियड रिडक्शन, जिसमें नॉर्मली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो रोग होते हैं आपके शरीर में बीमा लेते समय होते हैं, उसे कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस आपको डिक्लेयर करने होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। आपने डिक्लेयर भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, या फिर डिक्लेयर किया इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो 3 साल के बाद भी उसका क्लेम आपको नहीं मिलता। तो आपको दोस्तों हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो भी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है ना, ये इंश्योरेंस का सबसे बड़ा गेम है। वो कब कवर होगा? 3 इयर्स के बाद। वो भी कौन से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होंगे? डिक्लेयर्ड और प्लस एक्सेप्टेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने उसको एक्सेप्ट भी करा हुआ होना चाहिए। ये होता है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड। तो 3 साल के बाद ये रोग कवर होते हैं जो आपने पॉलिसी लेते समय बता दिया और उसको स्वीकार किया। अब प्री एग्जिस्टिंग किससे कहेंगे कि जो रोगों को, जो डिसीजेस का कभी भी आपने डॉक्टर से कोई रिपोर्ट निकलवाया है, डॉक्टर से कभी भी आपने कंसल्टेशन लिया है, कोई आपने ब्लड रिपोर्ट करवाई, कोई आपने शुगर बीपी या कुछ भी चेकअप करवाया, तो वो एक प्रकार से आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज ही माना जाता है। तो पूरे हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे
विवादास्पद टॉपिक हो तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की वजह से क्लेम रिजेक्ट होना है। तो मेरी आपसे एक नम्र गुजारिश रहेगी कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कभी भी छुपाइए नहीं, उसे इंश्योरेंस कंपनी को सामने से बताइए और उसे एक्सेप्ट करने दीजिए। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आप बताते हो तो उसका थोड़ा लोडिंग चढ़ जाता है, मतलब कि आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आपको बड़े से बड़ा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आपको है और उसे कम करवाने, तो अगर अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उसे आप 31 डे से कवर करा सकते हो, उसे कहेंगे जंप स्टार्ट नाम का राइडर। और एक दूसरा है वेटिंग पीरियड रिडक्शन। वेटिंग पीरियड रिडक्शन में क्या होगा कि आपका जो 3 साल के बाद जो ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होते हैं वो आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कवर होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप वो भी ले सकते हो, वेटिंग पीरियड रिडक्शन का राइडर या फिर जंप स्टार्ट नाम का राइडर, तो इसे कहेंगे इनफाइनाइट एश्योरेंस। फिर आता है इनफाइनाइट रीसेट, मतलब जितनी भी बार आपका 10 लाख का बेस सम इंश्योर्ड है तो आपका सम इंश्योर्ड हर बार जैसे ही क्लेम करोगे वो रीसेट होता रहेगा, लेकिन वो फर्स्ट क्लेम के लिए रीसेट नहीं होगा, साल के फर्स्ट क्लेम के लिए रीसेट नहीं होगा, उसके बाद के हर एक क्लेम के लिए वो आपका क्लेम रीसेट, मतलब सम इंश्योर्ड रीसेट होता रहेगा। अब इसमें कौन कौन से कवर्ड इंक्लूडेड है उसे हम ध्यान से देखते हैं। और ये पॉलिसी का वर्डिंग है, मैं आपको ये जो भी चीज़ें हैं ना बहुत ही सीरियसली और बहुत ही कानूनी गहराइयों में जाके समझाना चाहूँगा, क्योंकि कभी भी आपका ये चीज़ों का ध्यान रखोगे कि तो कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, नेसेसरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए मेडिकली। तो इसका मतलब क्या होता है कि योर ट्रीटमेंट, टेस्ट, मेडिकेशन, स्टे इन द हॉस्पिटल और पार्ट ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द इलनेस or injury suffered by the injured must not exceed the level of care necessary to provide safe, adequate and appropriate medical care। मतलब कई बार क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स होती है ना वो ज़्यादा क्लेम पास कराने के लिए आपको 2 दिन की जगह 5 दिन भी रोक लेती है हॉस्पिटल में, तो वो नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मस्ट कॉन्फर्म टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाइडली एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल प्रैक्टिस। मतलब आपको एक्सेस ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, वो कभी कभी माल प्रैक्टिस कुछ जगह चलती है, तो मैं उसके बारे में आपको चौकन्ना रहना चाहूँगा कि भैया ऐसा मत कीजिए ताकि आपका क्लेम ही रिजेक्ट हो जाए। जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो हम बेसिक ट्रीटमेंट से कवर करेंगे। हाँ, बेनिफिट्स कवर्ड अंडर द पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स कवर्ड होंगे वो हम आपको यहाँ पे से दिखा दें। सबसे पहला बेनिफिट है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट ट्रीटमेंट एक होता है आईपीडी, मतलब आप हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेते हो, और दूसरा है ओपीडी। ओपीडी मतलब क्या, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो ना, वो कभी भी कोई भी बीमा पॉलिसी में कवर नहीं होता है। आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है और ज़्यादातर पॉलिसी में वो ट्रीटमेंट 24 घंटे से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी भी है जिसमें आपको डे केयर ट्रीटमेंट भी अलाउड है, तो इसमें भी डे केयर ट्रीटमेंट अलाउड है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको दिखाने नहीं जाना है। डे केयर ट्रीटमेंट में आप गए, दिखाया, रिपोर्ट निकलवाया, लेकिन कुछ भी ट्रीटमेंट मतलब कोई भी ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया तो वो कवर नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट तब अलाउड है जब आप उसके लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट ली, कोई ऑपरेशन करवाया। तो सबसे पहला जो बेस कवर है उसे कहते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट। उसमें क्या होना चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द पॉलिसी। और वो कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ पे भर्ती हो, इस पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम इंक्लूडेड है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ऊपर का रूम लोगे तो आपको हर एक खर्चे में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन जाएगा। वो मैं आपको डीप में समझाता हूँ प्रोपोर्शनेट डिडक्शन क्या होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं
कि इसमें क्या क्या कवर है। रूम रेंट चार्जेस अप टू सिंगल प्राइवेट रूम, आईसीयू चार्जेस, क्वालिफाइड नर्स चार्जेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर चार्जेस, फिर एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द लिस्ट। कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल चीज है जिसमें जो एक्सक्लूडेशन की लिस्ट है उसको एक्सक्लूड करा है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा सा एक राइडर है, क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर नाम का अगर आप राइडर यहाँ पे पॉलिसी लेते समय चुनते हो, मैं आपको लाइव पोर्टल में जाके थोड़ी देर में और दिखाता हूँ, तो आपका क्लेम हमेशा सेफ रहेगा। जो भी चीज़ें हैं, ग्लव्स वगैरह, वो क्लेम प्रोटेक्टर में कवर हो जाएगी। और सिंगल प्राइवेट एसी को भी अगर आप इसे भी सेफ रहना चाहते हो तो आपको एक राइडर लेना है, रूम मॉडिफायर, जिसका करीबन कॉस्ट 700 से 1000 रुपया होगा। और एक होता है क्लेम प्रोटेक्टर, इसका भी 700 रुपया समथिंग रहेगा। तो क्लेम प्रोटेक्टर और रूम मॉडिफायर हमेशा ही आपको लेना ही है। फिर इसमें और क्या क्या कवर्ड है, अगर आप जितने का रूम अलाउड है उससे बड़ा रूम लेते हो तो क्या होगा, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ टोटल एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस में आपका पूरा खर्चा डिडक्ट हो जाएगा। उसका बहुत खतरनाक मीनिंग होता है, वो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूं। पहला हमने चर्चा कर लिया, कभी भी आपको नॉन डिस्क्लोजर नहीं करना है, फुल डिस्क्लोजर हमेशा सेफ। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का भी आपको फुल डिस्क्लोजर करना है। जो भी आपने कभी भी कोई कंसल्टेशन लिया हो, कोई भी एडवाइस ली हो, कभी भी डॉक्टर को दिखाया हो या कोई भी रिपोर्ट निकाला हो, वो सारी बातें आपको बतानी है। अब बात आती है कि अगर आपने जितना सिंगल प्राइवेट एसी मोस्ट इकोनॉमिकल रूम, एसी वाले रूम में जो सबसे कम किराए वाला रूम है वो आपने लिया, उससे ज्यादा रूम ले लिया, तो एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस है उसका भी आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन करवाना पड़ेगा। वो कैसे, वो समझते। देखिए, तो किस चीजों में प्रोपोर्शनल डिडक्शन नहीं होगा, इन चीजों में प्रोपोर्शनल डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन रूम रेंट, नर्सिंग चार्ज, समझ लो कि आपका 10,000 का रूम था सिंगल प्राइवेट एसी रूम, और आप 20,000 के रूम में एडमिट हो गए, तो इन सब में से मतलब डबल का ले लिया तो 50% आपका हर चीज में से कट जाएगा। किन किन चीजों में से कटेगा, तो रूम रेंट को आपको समझ लो 20,000 है तो 10,000 ही मिलेगा। फिर नर्सिंग चार्जेस, आपका नर्सिंग चार्जेस का 35,000 का बिल आया, तो उसमें से 35 का आधा 17,500, मतलब हर एक चीज का आपको 50% ही मिलेगा अगर आपने जितना सिंगल प्राइवेट एसी रूम है उससे ज्यादा का रूम ले लिया। लेकिन उसके लिए आपको ये कब नहीं होगा, जब कौन सा राइडर लेते हो तो नहीं होगा, रूम मॉडिफायर। रूम मॉडिफायर लेते हो तो आपको इससे बच सकते हो। तो रूम मॉडिफायर और क्लेम प्रोटेक्टर को अवश्य लीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर का समझ लो कि 2 लाख का ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने चार्ज लगा लिया, बड़ा सा डॉक्टर है, तो 2 लाख का भी 50% आपको 1 लाख का ही क्लेम मिलेगा और आप रोते रह जाओगे। तो आपको हमेशा ही रूम मॉडिफायर लेना भूलना नहीं है। डॉक्टर सर्जन का चार्जेस, डॉक्टर थिएटर फीस, सब में 50-50% कटेगा। लेकिन अगर आपने ये गलती कर भी दी है तो इन सब में से नहीं कटेगा। फार्मेसी मतलब दवाइयों का खर्चा, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकालने का खर्चे में से 50% नहीं कटेगा, भले ही आपने डबल का रूम ले लिया हो। या तो फिर कोई हॉस्पिटल ऐसी है जिसमें ये सारे चार्जेस भी रूम के हिसाब से चेंज नहीं होते रहते। नर्सिंग चार्जेस, आप कौन सा भी रूम ले लो, नर्सिंग का हर दिन का 2,000 ही लगता है, तो भले ही आपने 10,000 की जगह 20,000 का रूम ले लिया तो भी आपको नर्सिंग चार्ज 10,000 या जो भी उस हॉस्पिटल में तय है वही लगेगा। ऑपरेशन आप एसी रूम में रहो, सूट रूम में रहो, डिलक्स रूम में रहो, फिर भी डॉक्टर का 50,000 ही चार्जेस है ऑपरेशन करने का, तो वो 50,000। ऐसी हॉस्पिटल आपको हालांकि आज के ज़माने में काम मिलेगी, ऐसे डॉक्टर को मैं भगवान कहूँगा, ऐसी हॉस्पिटलों को भगवान कहूँगा, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। तो उसको बचने के लिए आपको रूम मॉडिफायर का एड ऑन जरूर से लेना है, या तो फिर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ज़्यादा में मत एडमिट होइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो ये जो सारे खर्चे हैं वो अगर आप रूम बड़ा लेते हो तो उससे इफेक्ट हो जाएंगे, और जितना परसेंटेज रूम बड़ा लोगे उतना खर्चा आपको कम मिलेगा। लेकिन ये सारे खर्चे इफेक्ट नहीं होंगे, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन नहीं होगा। इन सब चीज़ों में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन हो जाए, रूम रेंट, नर्सिंग चार्जेस, सर्जरी एंड डॉक्टर फीस, लेकिन ये सब आपको इसका तो पूरा मिलेगा, भले ही आपने डबल का रूम ले लिया या 1.5 रूम ले लिया सिंगल प्राइवेट एसी रूम के किराए से।
आईसीयू में भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कभी मत कीजिएगा आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम है उसकी जगह डिलक्स रूम, सूट रूम या एग्जीक्यूटिव रूम मत ले लीजिएगा, सिवाय आपके पास रूम मॉडिफायर हो। अब क्या क्या कवरेज है, तो कवरेज आपको रूम रेंट का कवरेज है, आईसीयू चार्ज का कवरेज है, सर्जरी ट्रीटमेंट कॉस्ट, डॉक्टर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस और डायग्नोस्टिक मतलब रिपोर्ट के सारे खर्चे इसमें कवर हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें अप टू एनुअल सम इंश्योर्ड अलाउड है। नॉन मेडिकल आइटम्स को अगर आपको कवर करना है उसके लिए आपको क्लेम प्रोटेक्टर नाम का एड ऑन लेना है। अभी एक सबसे बढ़िया फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा, इनफाइनाइट केयर। पूरी जिंदगी में एक क्लेम आपको इनफाइनाइट अमाउंट का मिलेगा। इनफाइनाइट केयर का मतलब है कि आप भले ही आपने बीमा 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड लिया हो और उसमें आपको 3 साल के बाद 10 लाख यानी कि 30 लाख का सुपर बोनस और 6 लाख का नॉर्मल बोनस, तो 36 लाख आपका हो गया। 10 लाख और 30, 40 और 46 लाख, 46 लाख हो गया। लेकिन आपका क्लेम आ गया 1 करोड़ का, तो भी आपको पूरा बीमा मिलेगा। वो इनफाइनाइट केयर जिंदगी में एक बार आपको, भले ही आपका बेस सम एश्योर्ड कितना भी कम हो, एक बार आपको पूरा बीमा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टर्म्स कंडीशन है। वंस इन अ लाइफ टाइम ये बेनिफिट है, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में मिलेगा और दूसरी बार रीअवेल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट केयर एक ही बड़े क्लेम में आपको इस्तेमाल करना है, हर क्लेम में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, हर छोटे क्लेम में। और एक बार आपने ये बेनिफिट ले लिया फिर वो लाइफ टाइम के लिए क्लोज हो जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा। ये हमारा इनफाइनाइट केयर। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड लेकर आई है इनफाइनाइट केयर, जो वादे निभाए। हमारा एक ही सूत्र है और मंत्र है, वादे निभाना। लेकिन वादे मतलब जो आपने पॉलिसी में वर्डिंग में साइन किया वही वादे निभाने हैं। तो आपको पॉलिसी वर्डिंग समझना जरूरी है। उसके लिए आप आइए PolicySahayata.in, हमारे जिगर भाई शाह और कल्प भाई मैं हूं, आप हमसे ये हेल्प ले सकते हो। पावर बूस्टर मैंने आपको समझा दिया। पावर बूस्टर में आपको हर साल 100% तक का, अगर आपने इसके अंदर एड ऑन लिया है तो 100% तक का आपको सुपर बोनस मिलता रहेगा। 100% ऑफ सम एश्योर्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। लेकिन एक बार आपने बंद किया फिर स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इसको शुरू किया तो शुरू ही रखना है। और इफ पावर बूस्टर इज स्टॉप्ड एंटायर बोनस बिकम्स जीरो, कंटिन्यूटी इज मैंडेटरी। मतलब बोनस, पावर बूस्टर का बोनस लेने के लिए आपको पॉलिसी में पावर बूस्टर हर साल लेना जरूरी है। 2 साल लिया फिर 3 साल, 1 साल नहीं लिया तो पहले 2 साल का जो 100% मतलब 200% सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज हुआ था वो जीरो हो जाएगा। ये रीसेट बेनिफिट है। रीसेट बेनिफिट भी मैं आपको वर्डिंग के थ्रू और ज़्यादा समझा पाऊंगा। रीसेट बेनिफिट आपको सेकंड क्लेम ऑनवर्ड्स मिलता है। जब आपका सम एश्योर्ड और बोनस इनसफिशिएंट होता है तब आपको आपकी पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड होता है वो रीसेट होता था। से फॉर एग्जांपल आपका पहला क्लेम आया 5 लाख का, तो अभी आपका बचा कितना, 5 लाख का सम इंश्योर्ड बचा। अब आपका दूसरा क्लेम आया 7 लाख का, तो जो आपका 5 लाख ही खत्म हुआ था, 5 लाख बचा था, अभी 7 लाख का क्लेम आएगा फिर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले क्लेम में आपने 5 लाख ले लिए, अब बाकी का 5 लाख ही बचा है। लेकिन रीसेट होने के बाद वो 5 से पूरा 10 लाख हो जाएगा सम इंश्योर्ड तक का, और आपका 7 लाख का क्लेम पास हो जाएगा। मैक्सिमम रीसेट कितने तक का हो जाएगा, जो एनुअल सम इंश्योर्ड है, मतलब बेस सम इंश्योर्ड तक आपका रीसेट का आपको बेनिफिट मिलेगा। हर साल में आप कितनी भी बार रीसेट कर सकते हो, और एक ही रोग के लिए दोबारा भी वो रीसेट एक ही साल में कर सकते हो। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक ही रोग में दूसरी बार वो रीसेट नहीं मिलता था, लेकिन आपने जिस रोग के लिए रीसेट लिया वो सेम रोग दूसरी बार भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये रीसेट का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और वो इंडिविजुअल पॉलिसी पे, इंडिविजुअल बेसिस पे, फ्लोटर पॉलिसी पे, फ्लोटर बेस पे काम करेगा। और ये वर्ल्ड वाइड कवर, मतलब विदेशी ट्रीटमेंट में ये कवर नहीं है रीसेट बेनिफिट, सिर्फ इंडिया में ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी।
तो ये प्रोपोर्शनल डिडक्शन मैंने आपको बता दिया। प्रोपोर्शनल डिडक्शन जिसमें डिफरेंस, जिस हॉस्पिटल में डिफरेंशियल बिलिंग नहीं होती है रूम के अनुसार, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पे आपको भले खाली रूम का ही एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ऐसी भगवान जैसी हॉस्पिटल आपको कहीं मिल जाए तो उसमें तुरंत ही एडमिशन, अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो करवाना चाहिए। इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर हो गया, रूम मॉडिफायर ले लीजिएगा तो और भी आपको बेहतर रहेगा। और क्लेम प्रोटेक्टर लेना मत भूलिएगा, जो आपके ग्लव्स और एक्स्ट्रा जो चीज़ें ट्रीटमेंट में नहीं कवर होती उसको भी कवर करता है। और ये सबसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो सबसे खतरनाक चीज़ है, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ टोटल एसोसिएट मेडिकल एक्सपेंसेस, वो आप ध्यान रखिएगा कि बड़े प्राइस वाले रूम में आप मत एडमिट होइएगा गलती से भी, वरना आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को वो ख़त्म कर सकता है। दूसरा है प्री हॉस्पिटल मेडिकल एक्सपेंसेस, वो आपको हॉस्पिटल होने के 90 दिन के पहले के और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन का क्लेम मिलेगा। लेकिन 90 दिन के पहले के जो भी खर्चे हैं ना, वो पास कराने के लिए आपका जो आप जब एडमिट होंगे वो वाला क्लेम अप्रूव होना चाहिए। वो वाला क्लेम ही रिजेक्ट हो गया तो पहले के 90 दिन का क्लेम नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियस सी चीज़ है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल, वैसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल आपको 180 दिन तक मिलेगा। हॉस्पिटल से वापस आने के 180 दिन तक आपको जो भी एक्सपेंसेस है, फिजियोथेरापी वगैरह कवर्ड हो गए। अगर जो मेडिकल सिचुएशन आपको आई है, जो रोग हुआ है उसी के रिलेटेड है तो अनरिलेटेड चीज के लिए नहीं मिलेगा। आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ होना चाहिए और जो स्थिति, जो चीज के लिए आपको हॉस्पिटलाइज करा गया था उसी के रिलेटेड होना चाहिए। और मैं डॉक्टर का उसको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि फिजियोथेरापी की जरूरत है, मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट है। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस, आपको एम्बुलेंस का भी चार्ज मिलेगा, वो आपके बेस कवर में इंक्लूडेड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आप घर पे भी दाखिल हो सकते हो 3 दिन से ज़्यादा। कोरोना के समय ये बहुत चला था, घर में ही हॉस्पिटलाइजेशन होते थे डॉक्टर के मेडिकल एडवाइस के ऊपर। मेडिकल प्रैक्टिशनर की स्ट्रिक्ट रिटर्न एडवाइस होनी चाहिए, तब आपको घर पे मिलेगा। लेकिन घर पे ये सारे रोग कवर नहीं, हालांकि उसका अभी ज़्यादा मतलब नहीं रहा। लॉयल्टी बोनस आपको हर साल 20% मिलेगा, बेस कवर में ही कवर्ड है। सुपर लॉयल्टी बोनस है वो आपका एड ऑन में कवर है, जो 100% मिलता है। और लॉयल्टी बोनस मैक्सिमम 100% ऑफ द सम एश्योर्ड अंडर एनी 100% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब नो क्लेम बोनस, आपने बेस पॉलिसी 10 लाख की लिए तो मैक्सिमम नो क्लेम बोनस 5 साल का 20-20-20 करके 10 लाख, सॉरी 2 लाख करके 20 लाख का हो जाएगा। रीसेट बेनिफिट, हाँ रीसेट बेनिफिट बहुत कोई भी पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे उसके वर्डिंग समझा दूँ। दिस बेनिफिट विल बी ट्रिगर्ड अनलिमिटेड टाइम्स फॉर एनी इलनेस, एनी डिसीज, एनी इंजरी। मतलब सेम डिसीज, सेम इलनेस, सेम इंजरी के लिए उसी साल में दोबारा भी रीसेट बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ रीसेट बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? द रीसेट बेनिफिट विल नॉट बी ट्रिगर्ड फॉर द फर्स्ट क्लेम मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर। हर एक साल का पहला क्लेम में आपको रीसेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। द बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल विथ, और जिसमें अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है उसको तो जरूरत ही नहीं है। और रीसेट बेनिफिट, द एनुअल सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग लॉयल्टी बोनस, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, पावर बूस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज इनसफिशिएंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस क्लेम, तब जाके रीसेट का पिक्चर में आएगा। मतलब आपका जो नो क्लेम बोनस, मतलब बेसिक बोनस 20% मिलता है, सुपर लॉयल्टी बोनस या पावर बूस्टर जिसको कहते हैं वो 100% मिलता है, और इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर वो भी जब खत्म हो जाता है तब रीसेट पिक्चर में आता है। द टोटल अमाउंट ऑफ द रीसेट विल नॉट एक्सीड द बेसिक सम इंश्योर्ड, मतलब 10 लाख आप अपने केस में। और रीसेट बेनिफिट विल बी अप्लाइड इफ द क्लेम इज मेड एंड एडमिसिबल, मतलब उसका आपने क्लेम किया हो और वो क्लेम अप्रूव हुआ होगा। और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड का, रीसेट का कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं है। फिर बैरियाट्रिक सर्जरी, मतलब ये तो अभी उसकी मैं चर्चा नहीं करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मतलब जिसको भी मोटापा घटाना मेडिकली जरूरी हो उसके लिए वो प्लान में कवर्ड है। सरोगेसी भी कवर नहीं करूँगा, ज़्यादातर वो पिक्चर में नहीं है, मतलब वो कराते नहीं है, जिनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, मतलब वो बेनिफिट कवर करने के लिए अलग वीडियो बनेगा। अभी डायरेक्ट आ जाते हैं वेलनेस प्रोग्राम से भी आगे, जो बेसिक चीज़ें हैं और प्लान का जो महत्व है वो मैं आपको ज़्यादा समझाना चाहूँगा, जिससे आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो।
एम्बुलेंस असिस्टेंस भी है नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाने तक। हाँ बिल्कुल, अब आते हैं एडॉन्स पे। एडॉन्स मतलब जो आपको अलग से लेने हैं। उसमें सबसे पहला है इनफाइनाइट केयर, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। लाइफ में एक बार आपको अनलिमिटेड क्लेम मिलेगा, लेकिन वो अनलिमिटेड क्लेम मिलने के लिए आपको क्या क्या टर्म्स कंडीशन है वो पढ़ना जरूरी है। फॉर वन क्लेम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी विदाउट एनी लिमिट्स ऑन द एनुअल सम इंश्योर्ड। और अगर आपका सालाना पॉलिसी आप रिन्यू कराते हो तो वो आपको वो पहले साल शुरुआत में ले सकते हो या पहले साल के एंड के बाद ले सकते हो। और 2, 3, 4 या 5 साल का पॉलिसी है तो आप शुरुआत में ही ये वाला इनफाइनाइट केयर अनलिमिटेड ले सकते हो, बाद में ले नहीं सकते हो। और एक बार लोगे वो खत्म हो जाएगा, दूसरी बार वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, अगेन नहीं ले सकते। पावर बूस्टर भी आपको बता दिया है। जंप स्टार्ट, हाँ जंप स्टार्ट कौन से रोगों के लिए होता है? 31 डे से आपका कवरेज शुरू हो जाएगा। अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडिया, ओपेसिटी एंड कोरोनरी आर्टरीज। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? डिक्लेयर्ड प्लस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने डिक्लेयर ही नहीं किया कि मेरे को अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया या ओबेसिटी थी, तो फिर कैसे कवर होगा? तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का 2 राइडर के द्वारा आप कम कर सकते हो। एक है जंप स्टार्ट, तो जंप स्टार्ट को कम करने के लिए जंप स्टार्ट से आपके जो अस्थमा वगैरह रोग है वो कवर होते हैं। और एक है वेटिंग पीरियड रिडक्शन, लेकिन वो सारे रोग आपके प्री एग्जिस्टिंग है तभी आप उससे जल्दी कवर करवा रहे हो, तो प्री एग्जिस्टिंग है वैसा बताना तो पड़ेगा। डिस्क्लोज एंड एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, डिस्क्लोज बाय द प्रपोजर, डिस्क्लोज बाय द इंश्योर्ड पर्सन। फिर एक है मैटरनिटी बेनिफिट। अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट लेते हो तो आपका 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आपका मैटरनिटी भी कवर होता है। और मैटरनिटी अगर आप 1 साल के बाद कवर करवाना चाहो तो भी कवर करा सकते हो। लेकिन मैटरनिटी का मेरे ख्याल से प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आप अगर आप मैटरनिटी, और इसका मैक्सिमम कवरेज है वो मैटरनिटी का 1 लाख रुपीज़ तक है। मैक्सिमम 1 लाख का आपको हॉस्पिटल में खर्चा उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैटरनिटी भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कवर कर सकते हो। लेकिन उसका प्रीमियम करीबन 45,000 आता है, 45,517। अगर आप 2 साल का वेटिंग पीरियड लेते हो और 1 साल का वेटिंग पीरियड लेते हो तो करीबन 79,000 आ जाता है। तो उतना तो आपको खर्चा ही हो जाएगा। 79,000 का जो प्रीमियम एक्स्ट्रा आता है उतने में तो आप मतलब प्रेगनेंसी को डॉक्टर से पूरे पैसे देके भी करा सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी कवर है तो उसमें भी आपको जितना भी मैटरनिटी का सम एश्योर्ड है उससे डबल आपको न्यू बॉर्न बेबी कवर मिलेगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ट्वाइस ऑफ द मैटरनिटी सम एश्योर्ड। मतलब 2 लाख का आपको न्यू बॉर्न बेबी को कुछ भी होता है तो उसका कवर मिलता है। ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसियाँ जो आपका चाइल्ड होता है उसको 90 दिन का होने के बाद कवर करती है। तो 90 दिन तक कौन सा कवर मिलता है? फ्लोटर में भी आप 90 दिन तक कोई भी बालक को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, बच्चे को। तो 90 दिन तक ये न्यू बॉर्न बेबी कवर हो जाता है। फिर उसमें मैक्सिमम वैक्सीनेशन भी कवर करवा सकते हो न्यू बॉर्न बेबी की। फिर बी फिट नाम का राइडर है, उसे हम अलग से एक देखेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको बी फिट का बेनिफिट मिलेगा। वो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते, ज़्यादातर बेसिक में नहीं आता। मैं आपको एडवांस चीज़ें बाद में बताऊंगा। बेसिक चीज़ें के लिए वीडियो फोकस करा गया है। हाँ, अब ये क्या है? वर्ल्ड वाइड कवर। अब वर्ल्ड वाइड कवर में आप विदेश में भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन आजकल क्या है कि इंडिया मेडिकल हब है। अहमदाबाद में भाट सर्कल पे आइए, अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल, उसमें पूरे वर्ल्ड से ट्रीटमेंट लेने आते हैं। लेकिन कोई रोग के लिए आपको विदेश में भी कवर लेना है तो जो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की कॉन्ट्रैक्टेड मतलब एम्पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो उसकी भी टर्म्स कंडीशन थोड़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैं पढ़ना चाहूँगा।
वी विल कवर द इंश्योर्ड पर्सन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्लांट हॉस्पिटलाइजेशन, ये प्लांट होना चाहिए। कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए? प्लांट। incurred outside India and anywhere across the world including USA, Canada up to the annual sum insured subject to maximum of 3 crore subject to the terms and condition। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 3 करोड़ की। भले ही आपका अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड रखा है लेकिन आपको 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। द सम इंश्योर्ड फॉर दिस ऑप्शनल कवर शैल बी ओवर एंड अबाउट द एनुअल सम इंश्योर्ड। दिस कवर कैन ओनली बी अवेल्ड बाय इंश्योर्ड पर्सन अप टू द एज ऑफ 65। 65 से ऊपर आप विदेश में नहीं ले सकते कवर। एंड आर विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पॉलिसी। जब आपने पॉलिसी ली तब वो बंदा इंडिया में होना चाहिए, विदेश में ही रहता है फिर विदेश की ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। द ट्रीटमेंट अंडर दिस ऑप्शनल कवर शुड बी टेकन एट अ हॉस्पिटल और क्लिनिक ड्यूली रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर। मतलब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, उधर ही कर सकते हो, विदेश की कोई भी हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते हो। द कवरेज शैल ओनली बी अवेलेबल ऑन कैशलेस बेसिस थ्रू अवर नेटवर्क एम्पैनल सर्विस। देयर विल बी ए वेटिंग पीरियड फॉर 2 years। इसमें भी वेटिंग पीरियड है 2 साल का वर्ल्ड वाइड का। देयर विल बी नो वेटिंग पीरियड फॉर एक्सीडेंट। हालांकि एक्सीडेंटल इमरजेंसी आ गई है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड कवर मतलब लागू नहीं है। और कोई बंदा नया ऐड होता है इस पॉलिसी में, आपके घर में कोई खुशियाँ आती है, नया मेंबर आता है तो उसका भी 2 साल का अलग से वेटिंग पीरियड रहेगा। इन केस ऑफ प्लान हॉस्पिटलाइजेशन प्रायर इंटीमेशन एटलीस्ट 7 days एडवांस में आपको बताना पड़ेगा। तो ये था आपका वर्ल्ड वाइड कवर। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, जंप स्टार्ट, पावर बूस्टर, इनफाइनाइट केयर सब कुछ नहीं मिलेगा वर्ल्ड वाइड कवर में। और नेगेटिव कंट्री है जिसको इंडिया मान्य नहीं रखती, उधर भी नहीं मिलेगा। अब क्लेम प्रोटेक्टर मैंने आपको बता दिया। इफ अ क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड under the inpatient treatment day care cover, the items which are included in the list for which coverage is not available, जनरली उसके लिए कवरेज अवेलेबल नहीं है एनेक्सर 2 की चीज़ों में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये वाला 700-800 रुपये में ये आपको एड ऑन मिल जाएगा, कवरेज मिल जाएगा। तो क्लेम प्रोटेक्टर और रूम मोडिफायर लेना कभी भूलिएगा मत। तो आप जो नेगेटिव चीज़ें उसको 44 के पेज में देखिए। जिगर जी आप कुर्सी थोड़ा नज़दीक ले लीजिए, और नजीक ले लीजिए सर। लिस्ट कौन सा था? कवरेज इज नॉट अवेलेबल इन द पॉलिसी। इन चीज़ों के लिए कवरेज अवेलेबल नहीं होता, उससे आप क्लेम प्रोटेक्ट करा सकते हो। बेबी फूड, बेबी यूटिलिटीज चार्जेस वगैरह, गेस्ट सर्विस चार्जेस वगैरह जो चीज़ें हैं तो ज़्यादातर किसकी आएगी? प्राइवेट नर्स चार्जेस, शुगर फ्री टैबलेट्स, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, ग्लोव्स, पेलविल, पेन कैन, ये सब कवर्ड नहीं है। एम्बुलेंस भी कवर्ड नहीं है। तो उसके आपको फिर से 22वें पेज में आ जाइए जिगर जी। तो क्लेम प्रोटेक्टर से ये सारी चीज़ें आप कवर करा सकते हो। हालांकि वर्ल्ड वाइड कवर में विदेश में जाके क्लेम प्रोटेक्टर से भी उस चीज़ों को क्लेम नहीं करा सकते हो। और लॉयल्टी बोनस, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर वगैरह बेनिफिट इसमें उसका सम इंश्योर्ड इसमें क्लेम प्रोटेक्शन में कवर नहीं होगा। फिर आपका नया राइडर है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, मतलब आपका जो भी सम इंश्योर्ड है वो हर साल बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन की। जैसे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन परसेंटेज 6% आता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्लेम का जो बेस सम इंश्योर्ड है वो 6% से बढ़ जाएगा। उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर अगर आप बड़ा अमाउंट का सम इंश्योर्ड ले लेते हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 लाख का मैंने एग्जाम्पल से बनाया है, लेकिन आपको कम से कम 30 या 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए पूरी फैमिली फ्लोटर के लिए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ रहा है तो वही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नर्सिंग एट होम भी कवरेज है अगर आप एड ऑन लेना चाहे। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवर है, लेकिन अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है और नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है तभी आपको डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवरेज होगा। कंपेंशनेट विजिट, मतलब ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ चेकअप आप ले सकते हो। हेल्थ चेकअप का करीबन 1250 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है। आप सालाना हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हो। उस बहाने आपको पता भी चल जाएगा कि आपके शरीर में क्या क्या रोग है। अब क्रिटिकल इलनेसिस है जैसे कैंसर, लंग फेलियर, लीवर फेलियर या किडनी फेलियर, उसे क्रिटिकल इलनेस कहेंगे। और क्रिटिकल इलनेस प्लान कैसे होते हैं दोस्तों के, वो बीमारी पाए जाने पर आपको क्रिटिकल इलनेस का जितना सम इंश्योर्ड है वो अपने आप मिल जाता है। उसके लिए आपको
ट्रीटमेंट के लिए नहीं मिलता, बस ऐसे ये रोग हुआ, रोग पाया गया और आपको पैसे मिल गए, उसे कहते हैं क्रिटिकल इलनेस। या फिर इसी प्रकार का एक दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, तो वो आप अलग से उसका एड ऑन ले सकते हो। तो कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस है, और वो क्रिटिकल इलनेस फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम पाई गई होनी चाहिए। पहले से एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो फिर उसका कोई बीमा नहीं मिलेगा। आपने बीमा लिया उसके बाद उसके बाद ये क्रिटिकल इलनेस आपको हुई, मतलब वो रोग हुआ। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के वजह से आपको क्रिटिकल इलनेस हो रही है एज अ कॉन्सिक्वेंस, तो भी आपको क्रिटिकल इलनेस का क्लेम नहीं मिलेगा, और 50 साल तक मिलता है। और ये सारी क्रिटिकल इलनेस है, लिवर फेल्योर, कैंसर, फिर 3rd डिग्री बर्न्स, फिर बैक्टीरियल मेंजाइटिस, टर्मिनल इलनेस। यहाँ पे मैंने सुना था केरला में कोई बंदा तैरने गया, उसके दिमाग में बैक्टीरिया घुस गया, और दिमाग में बैक्टीरिया घुसने की वजह से या फिर कुछ ऐसा फंगस घुसने की वजह से उसको कुछ हो गया। तो इस प्रकार का, इसमें मैं इसे स्पेसिफिकली उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नाम में है तो वो डॉक्टर ही डिफाइन करेगा। इसका डीप में नॉलेज मैं अभी नहीं दे पाऊंगा कि एंड स्टेज लिवर फेल्योर को डिफाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन ये होंगे तो आपको क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलेगा, साफ साफ बात है सर। अब तो ये क्रिटिकल इलनेस का हर एक में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। देखो इंश्योरेंस कंपनी कितनी चीज़ों का ध्यान रखती है। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो भी आपको एक हाथ, यूज ऑफ 2 हैंड्स, दोनों हाथ या दोनों पैर कट गए हैं तो आपको 100% ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट मिलता है। और आज हमारे साथ आप पर्सनल एक्सीडेंट का प्लान अलग से भी ले सकते हो। पर्सनल एक्सीडेंट का आप जिगर जी तब तक वो पोस्टर ढूंढिए। 1 करोड़ का आप पर्सनल एक्सीडेंट लेते हो ना, तो करीबन 10,000 रुपये में तो आपका 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होगा। मैं आपको उसका चार्ट बताता हूँ। पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा आप अलग से जरूर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आज इंडिया में कितने सारे रोड अकस्मात होते हैं, मार्ग अकस्मात में लोग मर जाते हैं। अगर कोई मर जाता है और 1 करोड़ का आप बीमा लेना चाहते हो तो करीबन 10,000 रुपये का प्रीमियम आएगा। 2 साल के लिए लेना चाहो तो 19,000, और 3 साल के लेना चाहो तो 28,000। और अगर आप समझ लो कि 50 लाख का भी पर्सनल एक्सीडेंट लेना चाहो तो 5,836 रुपये में आप पर्सनल एक्सीडेंट, ये मैं अलग से बात कर रहा हूँ, बीच में कुछ अलग से बात करनी मेरे को अच्छी लगी कि पर्सनल एक्सीडेंट लोग, बहुत सारे लोग नहीं लेते। क्या सालाना आप 10,000 रुपया अगर आप ऐसा कोई काम में भी उड़ा देते होंगे तो आप नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, और आपकी फैमिली की सुरक्षा को सुरक्षित कर सकते हो। आपकी फैमिली की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी रहेगी इसके लिए। तो इंश्योरेंस कभी भी आपको खर्चा नहीं है, वो आपके वेल्थ का प्रोटेक्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस से पैसा बर्बाद होता है। मैं सोचता हूँ बर्बाद नहीं होता है, वो आपकी वेल्थ को धोलते हुए रोकता है। धूल नहीं जाएगी, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए कितना मिलेगा वो सब आप दे सकते हो। अब इसमें क्या है कि एक होता है वॉलंटरी को पेमेंट और होता है डिडक्टिबल, तो ये आपको कभी भी लेना ही नहीं है। अब वॉलंटरी को पेमेंट लोगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन को पेमेंट फिर आपको करना पड़ेगा। और आगे जाके बात कहाँ तक आएगी, एक जिंदगी में एक क्लेम आपको इनफाइनाइट केयर के हिसाब से अगर आपने वो एड ऑन लिया तो इनफाइनाइट अमाउंट का मिलता है, तो उसमें भी आपको को पेमेंट करना पड़ेगा, 10% को पेमेंट। और अगर आप क्लेम आ गया 40 लाख का, तो 40 लाख का भले ही आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड बेस था, लेकिन 40 लाख का आपको क्लेम आ गया तो उसमें से आपको 10% यानी कि 4 लाख रुपए को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो को पेमेंट तो कभी करवाना ही नहीं चाहिए। को पेमेंट करोगे तो आपका प्रीमियम कम होगा, लेकिन ऐसे प्रीमियम कम करवा के आप क्या ही बचा लोगे, मेरा तो ये मानना है। इसी तरह है डिडक्टिबल लोगे तो पहले डिडक्टिबल का मतलब है, को पेमेंट का मतलब कि हर एक क्लेम में आपको उतना परसेंटेज खुद भुगतना पड़ेगा, और डिडक्टिबल का मतलब है कि हर एक क्लेम में उस अमाउंट के ऊपर का आपको क्लेम मिलेगा। जैसे मेरी खुद की पॉलिसी में डिडक्टिबल है 25,000 रुपये, मेरे को 50,000 का क्लेम आया था तो पहले 25,000 नहीं मिले, बाकी के 25,000 मिल गए। तो वैसा कभी भी मैं नहीं बोलूँगा कि लीजिए। अब डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट, ठीक बात है, अब उतना 1,000 रुपये मिलता है दिन का, तो उसका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब आपको ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ गई कि जो उस ऑपरेशन के बाद उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो उसको भी आप एड ऑन की तरह ले सकते हो। अब कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट कवर है, ये सारे कवर है। अब सबसे अच्छा वाला जो
एड ऑन है ना, वो मुझे अच्छा ये लगा, शायद ब्रोशर में भी ये नहीं दिया हुआ है, वेटिंग पीरियड रिडक्शन। तो वेटिंग पीरियड कितना होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का 36 महीना होता है। और एक दूसरा भी वेटिंग पीरियड है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले जो नॉर्मली दो प्रकार के रोग है, एक है अस्थमा, बीपी, डायबिटीज और हाइपरलिपिडीमिया, वो तो उसको आप इमीडिएट शुरू करवा सकते हो 31st डे से। उसे कहेंगे अस्थमा वाले 5-6 रोग है वो, उसे आप बताओ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी, जम स्टार्ट नाम का आप राइडर लोगे, शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाकी के रोगों का क्या, उसके बाकी के रोगों को तो आपको 3 साल तक रुकना पड़ेगा। तो वो 3 साल अगर आपको रुकना नहीं है तो आप वेटिंग पीरियड रिडक्शन का राइडर ले सकते हो। इफ द इंश्योर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर दिस ऑप्शनल कवर, द वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल अंडर जो एक्सक्लूजन 1 है फॉर एनी डिक्लेयर एंड एक्सेप्टेड विल बी रिड्यूस फ्रॉम 36 मंथ से वो आप 24 या 12 महीने करा सकते हो। 24 कराओगे तो कम प्रीमियम देना ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ेगा, और 12 कराओगे तो और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। और हालांकि ये वर्ल्ड वाइड कवर में इंक्लूडेड नहीं है। और ये जो वेटिंग पीरियड रिडक्शन है ना, ये खास ध्यान रखिएगा, बेस सम इंश्योर्ड वाले सम इंश्योर्ड का ही होगा, लॉयल्टी बोनस, लॉयल्टी सुपर लॉयल्टी बोनस का नहीं होगा, या इनफाइनाइट केयर में आपका वेटिंग पीरियड रिडक्शन नहीं होगा। समझ लो कि पहला ही क्लेम आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की वजह से आपको फॉर एग्जांपल 48 लाख का आ गया और आपका 10 लाख का बीमा है, तो क्या वो 3 साल से पहले आपको पूरे 48 लाख मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वो बेस सम एश्योर्ड का ही वेटिंग पीरियड रिडक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट केयर के अमाउंट पे वो वेटिंग पीरियड रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वो इन्होंने साल लिखा है, क्या लिखा है, द रिड्यूस्ड वेटिंग पीरियड शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर क्लेम्स मेड अंडर ऑप्शनल कवर वर्ल्ड वाइड कवर वंस चोजन दिस ऑप्शनल कवर विल हैव टू बी ऑप्टेड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए लेना ही लेना है। दिस कवर ओनली बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी एंड ओनली फॉर द एनुअल सम इंश्योर्ड। मतलब पॉलिसी की शुरुआत में ले सकते हो और बेस सम इंश्योर्ड तक का ही वेटिंग पीरियड रिड्यूस करा सकते हो। मतलब फिर अगर आपको वेटिंग पीरियड रिडक्शन बड़ी अमाउंट का करवाना है तो फिर बड़ा बीमा लेना पड़ेगा, बेस सम इंश्योर्ड। वो जिगर जी आप मुझे बताइए कैसे लेंगे। समझ लो कि आपको वेटिंग पीरियड रिडक्शन 50 लाख की पॉलिसी का करवाना है, तो आप 50 लाख के वेटिंग पीरियड रिडक्शन यहां से सबसे पहले तो आप बीमा ही 50 लाख चुनोगे, तो बेस सम एश्योर्ड आपको 50 लाख का ले लेना है। आगे जाइए, फिर यहाँ पे आपको, हाँ और एक सबसे बड़ी बात, आपको सिबिल डिस्काउंट भी मिल सकता है। आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर डालना है, सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम डालोगे तो आपको 15% तक सिबिल डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी वेटिंग पीरियड रिडक्शन का आप आगे जाइए जिगर जी। नीचे आ जाइए, पीछे आ जाइए। ये सारे आप ले सकते हो। देखो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इंश्योरेंस और कौन कौन से आप ले सकते हो इसके अंदर एड-ऑन्स वगैरह। तो देखिए ये प्रकार के एड-ऑन्स है, ओपीडी का कवर कराना है तो आप अलग से एड-ऑन ले सकते हो। और लोग ज़्यादातर ये वाले तो लेते ही है मोस्टली बहुत, क्लेम प्रोटेक्टर, रूम मॉडिफायर। रूम मॉडिफायर में 2 है, एक है अपग्रेड, एक है डाउनग्रेड। तो अपग्रेड ही लेना है। पावर बूस्टर लेना हो तो ले सकते हो, जिसमें आपको 100% तक पावर बूस्टर, मतलब हर एक साल को 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड आपको बोनस मिलता रहेगा। इनफाइनाइट केयर मतलब सालाना जिंदगी में एक बार आपको इनफाइनाइट अमाउंट का क्लेम मिलेगा। टेली कंसल्टेशन बेनिफिट बी फिट ले सकते हो। कवरेज एट होम में आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट और नर्सिंग एट होम का आप एड ऑन ले सकते हो। मैटरनिटी कवरेज का आप मैटरनिटी कवरेज लोगे तो उसमें भी आपको रिड्यूस मैटरनिटी वेटिंग पीरियड 2 साल की जगह 1 साल करा सकते हो। मैटरनिटी कवर 2 साल के बाद ही मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो 2 साल की जगह वेटिंग पीरियड 1 साल भी करवा सकते हो। फिर लमसम पेमेंट्स, क्रिटिकल इलनेस, मैंने जैसे बोला क्रिटिकल इलनेस जैसे ही हुई आपको 50 लाख मिल जाएंगे। पर्सनल एक्सीडेंट हुआ तो, अगर पूरा ही डिसेबलमेंट हुआ है तो आपको 100% ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट का सम एश्योर्ड मिल जाता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, को पेमेंट एंड नेटवर्क कवरेज, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड रिडक्शन का भी एड ऑन मिल जाता है।
हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था वेटिंग पीरियड रिडक्शन के लिए आप यहाँ पे जब देखो, मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने सबका डेटा फिल किया, पिन नंबर फिल किया, फिर डेट ऑफ बर्थ डाला, हस्बैंड का, वाइफ का और बच्चे का। करीबन दोनों हस्बैंड वाइफ 30 ईयर्स के हैं। और यहाँ पे मैंने देखो ये वाले सारे कस्टमाइज ओन प्लान, यहाँ पे आप रेकमेंडेड प्लान में भी जा सकते हो, बैक टू रेकमेंडेड प्लान, बैक टू कस्टमाइज प्लान। तो कस्टमाइज प्लान में आपको ये सारा ऑप्शन मिलेगा कि आप वेटिंग पीरियड रिड्यूस करा सकते हो। देखो इस प्रकार के अलग अलग से, ये बेसिक कवर है, ये आपका कस्टमाइज मतलब ये आपके सारे एड ऑन्स है। तो ओपीडी मतलब आउट पेशेंट ट्रीटमेंट आपको लेना हो तो आप आउट पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब कि वो भी ले सकते हो। फिर मोस्टली बॉट एक साथ आप लेते, जो नॉर्मली लोग लेते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप, क्लेम प्रोटेक्टर और रूम मॉडिफायर, तो मैं हमेशा ही आपको देना चाहूँगा, ये हमेशा ही लीजिएगा ताकि आपका हॉस्पिटल का बिल सीमित रहे। पावर बूस्टर लीजिएगा तो आपको 100% बोनस मिलेगा। इनफाइनाइट केयर भी लीजिएगा। फिर है कवरेज एट होम, अब ये नहीं लेगा तो चलेगा, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट या नर्सिंग एट होम। फिर है मैटरनिटी कवरेज, आप 2 साल के बाद ही मैटरनिटी कवरेज ले सकते हो, 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा और उसे आप रिड्यूस करना चाहो तो 1 साल का कर सकते हो। लम सम पेमेंट में रहेगा क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास रहेगा को पेमेंट और नेटवर्क एडवांटेज, मतलब आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के जो नेटवर्क है, नेटवर्क हॉस्पिटल में ही आप इलाज करवाते हो तब जाके आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर मैं जनरेट कोड करता हूँ, प्लीज़ क्लिक गेट स्कोर। यस बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को यहाँ पे सिबिल का स्कोर देना पड़ेगा। सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा रहता है तो आपको 15% डिस्काउंट वो भी मिलेगा। अब मैंने बताया था कि मेरे में कुछ पीईडी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कौन कौन से, सेल्फ के लिए कौन से हैं, एडल्ट 2 मतलब स्पाउस के लिए कौन कौन से हैं और बच्चे के लिए कौन कौन से हैं, वो मेरे को यहाँ पे 1 बाय 1 डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेल्फ सिलेक्ट इफ एनी पीईडी एंड हैबिट्स, तो हाइपरटेंशन या बीपी है तो यहाँ पे लिखना है। फिर डायबिटीज़, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल हिस्ट्री, डज एनी पर्सन प्रपोज टू बी इंश्योर्ड स्मोक, क्या स्मोकिंग या टोबैको खाते हो आप या अल्कोहल का सेवन करते हो। यूरिनरी कंडीशन डिसऑर्डर इन यूरिन, इंक्रीज इन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। फिर ये आपका कुछ कंडीशन है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन कंडीशन और डिसऑर्डर, मतलब थायराइड वगैरह इसमें आएगा, थायराइड, थैलेसेमिया, एनीमिया। फिर इज एनी फीमेल मेंबर प्रेग्नेंट टेस्टेड पॉजिटिव विद अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। Does the person proposed to be insured suffer from any chronic or long-term medical condition or have any other disability, abnormality or recurrent illness or injury or unable to perform normal activities। मतलब आप हर बार हर साल मेरे को जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ठंडी की वजह से फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो मेरे को वो बताना जरूरी है। नहीं बताऊंगा फिर क्लेम रिजेक्ट होगा तो मेरे को ही पछतावा होगा। Has any member consulted with or received any treatment for any doctor or other healthcare provider for any other condition or symptoms, undergone any hospitalization or illness or surgery or currently taking any medication? क्या आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है या फिर आपने कोई चीज़ के लिए मेडिकल एडवाइस वगैरह ली थी। Does the individual have a family history of any disease like heart disease or brain disease or cancer or organ failure? क्या आपके मेडिकल हिस्ट्री है आपकी फैमिली में इस प्रकार के। हैव यू एवर बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब कोई आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो के नहीं हो, मिलिट्री में हो के नहीं हो, मिलिट्री ऑफिशियल। डज योर जॉब रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व विद हैजार्डस एक्टिविटीज, सिग्निफिकेंट मैनुअल लेबर, ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल, वर्किंग एट हाइट्स, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑयल रिगिंग, हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर वर्किंग इन एयरक्राफ्ट और सी गोइंग वेसल्स और एडवेंचर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ये सारा आपको अलग से पॉलिसी में कवर कराना पड़ता है, उसके लिए अलग से ही पॉलिसी आती है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हालांकि नॉर्मल पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। तो अगर आप ये करते हो और फिर क्लेम होता है तो वो मान्य नहीं रखा जाता। फिर ऐसा ही है, हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विद कंसल्टेड सर्जरी फॉलोइंग पैरालिसिस, फिट्स, फिर फिजिकल डिसेबिलिटी, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, डिफेक्ट इन साइट वगैरह कुछ हुआ है।
फिर मेरे को हुआ था एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, तो मैंने यहाँ बता दिया। ब्रेन और नर्वस सिस्टम, मेंटल और साइक्रेटिक कंडीशन, डाइजेस्टिव कंडीशन और डिसऑर्डर, जॉन्डिस, क्रॉनिक डायरिया, इंटेंशनल ब्लीडिंग और प्रॉब्लम्स और पॉलिप्स, डिसीज और पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, हिपेटाइटिस, जॉन्डिस वगैरह हुआ है, कैंसर, ट्यूमर, फीमेल रिप्रोडक्टिव कंडीशनर डिसऑर्डर वगैरह आपको बताना है। अगर बताते हो तो ही आपको वो लोग अच्छे से अंडर राइटिंग कर पाएंगे, और अंडर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे तभी आपको सेम रिस्क पुलिंग में रख पाएंगे। देखो इंश्योरेंस में क्या कंसेप्ट है, रिस्क पुलिंग। रिस्क पुलिंग किन चीज लोगों का होता है, जिनका सेम रिस्क है। अलग रिस्क वाले को अगर आप पुल कर दिया तो वो पॉलिसी मान्य नहीं रखी जाती है। वेटिंग पीरियड रिडक्शन, फिर मैटरनिटी वेटिंग पीरियड रिडक्शन, स्पेसिफिक इलनेस का भी बहुत सारी डिसीजेज है जिनको बीमा कंपनियां, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, फिशर हो गया, फिर पाइल्स हो गया, उसको 2 साल के बाद ही कवर करती है। चाहे आपने पॉलिसी लेते समय प्री एग्जिस्टिंग डिसीज था या नहीं था, वो 2 साल के बाद ही कवर होगा। और पहले से ही था, आपने डिस्क्लोज किया, एक्सेप्ट किया, तो वो 3 साल के बाद कवर होगा। लेकिन कुछ 23 प्रकार के स्पेसिफिक डिसीज है जिसको इंश्योरेंस कंपनियां 2 साल के बाद कवर करती है। तो वो स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड को आप 2 साल से 1 साल में कम करा सकते हो एज अ राइडर लेके। लेकिन कौन कौन से स्पेसिफिक डिसीज है वो हम आगे देखते हैं। रूम मॉडिफायर मैंने आपको बता दिया। रूम मॉडिफायर लोगे तो आपका जो प्रपोर्शनेट वाला डिडक्शन है एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस को, वो प्रपोर्शनेट करके डबल नहीं पैसा भरना पड़ेगा और आप बचिएगा। रूम मॉडिफायर और क्लेम प्रोटेक्टर ले लीजिएगा, चाहे इस कंपनी में उसे रूम मॉडिफायर कहेंगे, किसी और कंपनी में कुछ और कहेंगे। और क्लेम प्रोटेक्टर को भी जो भी नाम दे, क्लेम प्रोटेक्टर रूम मॉडिफायर लेना ही लेना है, लेना। अभी एक्सक्लूजन देखो, अब ये खास समझना जरूरी है, कौन कौन से रोग कवर नहीं होते। तो जो रोग पहले से ही आपके शरीर में अस्तित्व धराते हैं, जिसका आपने कभी कंसल्टेशन लिया हो, जिसका आपने कभी रिपोर्ट निकलवाया हो, उसे कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो 3 साल के बाद वो भी आपने डिस्क्लोज और एक्सेप्ट कंपनी ने किया तो होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर समझ लो आपका 10 लाख का बेस सम इंश्योर्ड था, 3 साल के बाद आप उसे 50 लाख का करवाते हो, तो बाकी के 40 लाख के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 4 साल के बाद, मतलब जब आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज करवाते हो, एनहांस करवाते हो, तब से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज माने जाएंगे 40 लाख के लिए, और आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो वो हमेशा ही एक्सक्लूड रहते हैं। और ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड 3 साल से आप 2 साल या 1 साल करा सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। लेकिन हालांकि इस सॉफ्टवेयर में मुझे उसका ऑप्शन नहीं मिला, उसके लिए आपको हमें अलग से कॉल करना पड़ेगा और हम उससे आपका रिड्यूस करवा सकते हैं कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन करके। उसके लिए आपको कॉल करना है policysahayata.in, जिगर शाह 9510। मैं आपको उनका नंबर बता देता हूँ, 9510556255। policysahayata.in के को फाउंडर है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मैंने आपको बता दिया। फिर स्पेसिफाइड डिसीज वेटिंग पीरियड, अब ये खास अगत्य का है कि ये स्पेसिफिक डिसीज है, वो चाहे आपके शरीर में इवन इफ कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द पॉलिसी और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड, मतलब वो रोग 2 साल तक किसी भी हालत में कवर नहीं होंगे। अगर पहले से ही है पॉलिसी लेते समय तो वो 3 साल के बाद कवर होंगे, और बाद में हुए तो वो 2 साल के बाद कवर होंगे। हालांकि उसका रिडक्शन, वेटिंग पीरियड रिडक्शन आप 1 साल तक करवा सकते हो। अगर वो पीईडी नहीं है तो, पीईडी है तो 3 साल तो है ही, उससे फिर आप पीईडी वाला रिडक्शन करवा लो। तो कौन कौन से रोग वो है, तो वो रोग है ये वाले, हेमोरॉइड्स, साइनस, डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस, स्टोन्स इन यूरिनरी और बायलरी, मतलब इसे कहेंगे गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, जो मुझे भी है। कंपनी वाले सुन रहे हो ना, मुझे है, मैंने पीईडी डिस्क्लोज किया है, क्लेम दे देना 3 साल के बाद। अगर मेरे को कुछ, गॉल ब्लैडर में हालांकि कुछ होता नहीं है, किसी को नहीं होता तो नहीं होता, न कर नारायण जैसी बात है। सर्जरी ऑन ईयर्स, टॉन्सिल, नेसल साइनसिस, कैट्रैक्स मतलब मोतिया, मोतीबिंद, हर्निया, फिश्यू मतलब ये फिशुला, फिशर मतलब हरस मसा जो होता है ना, जो होता है, उसको मैंने 5 साल या 10 साल तक इतनी बाल्टियां भर के खून गवाया है। तो मैं अभी थोड़ा शांत है, लेकिन बाल्टियां भर के खून गवाया है। हिस्ट्रोक्टॉमी, सर्जरी फॉर एनी स्किन एलिमेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ
भगवान सबको निरामय बने, सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखी ना भवंतु। और दूसरों को सुख देने के लिए, जब आप दूसरों को सुख दोगे ना, जैसा आप अपने साथ इच्छते हो वैसा दूसरों के साथ करोगे, तो कुदरत आपको हमेशा निरामय निरोगी रखेगी। तो कभी भी किसी जीव को हिंसा मत कीजिएगा, किसी भी जीव को काटिएगा मत, किसी की जीव को नुकसान मत पहुंचाइएगा। डायलिसिस, डायलेशन, फिर ये नॉन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, इन सबको स्पेसिफाइड डिसीज बोला है। अब तीसरा एक्सक्लूजन जो है, 90 दिन तक आपका बीपी, डायबिटीज और कार्डियक कंडीशन नया भी होता है तो 90 दिन तक कवर नहीं होता है, वेटिंग पीरियड होता है। और नॉर्मली जो दूसरे भी सारे आपके डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, बुखार हो गया नॉर्मल, वो भी पहले 30 दिन तक आपको उसका क्लेम नहीं मिलता, 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। हालांकि एक्सीडेंट होता है तो वो पहले ही दिन से, जैसे ही आप प्रीमियम पेमेंट करते हो और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तभी से वो शुरू हो जाता है एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी को पता नहीं कब होने वाला है। द एक्सक्लूजन शैल नॉट हावर अप्लाई इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज कंटिन्यूस। हालांकि अपने पिछली कंपनी से आप पोर्ट करवा रहे हो और पोर्ट करवा रहे हो, उधर आपके 12 महीने बीत गए तो फिर वो कवर हो जाएगा, भले ही आपका बीपी, डायबिटीज या कार्डियक कंडीशन। हालांकि उसको जंप स्टार्ट करा के अस्थमा, बीपी, डायबिटीज को आप 31st डे से शुरू करवा सकते हो। जंप स्टार्ट नाम का राइडर लीजिएगा। 30 डे वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट के अलावा, एक्सीडेंट में आपको पहले दिन से मिलता है और पिछली पॉलिसी में अगर आप पोर्ट होके आ रहे हो तो वो 30 दिन का वेटिंग पीरियड कट जाता है। और हाँ, नया ये सब जगह पे हर एक में आप जितना भी बीमा बढ़वाते हो ना बाद में, तो बीमा बढ़वाने के बाद हर एक वेटिंग पीरियड आपको बढ़े हुए बीमे पे लागू पड़ जाएगा। बिल्कुल सी सही बात है। 10 लाख का बीमा था, 50 लाख का करवाए तो बाकी के 40 लाख के लिए और 30 दिन का नॉर्मल डिसीज के लिए वेट करना पड़ेगा, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए और 3 साल का वेट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिसीज के लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा, और ये वाले क्या गए बीपी, डायबिटीज के लिए 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, हाँ अब ये हम अब क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं एक्सक्लूजन, जिसका बीमा नहीं मिलेगा। किस चीज का बीमा नहीं मिलेगा? रिपोर्ट निकलवाने का, रिपोर्ट निकलने का कोई बीमा नहीं मिलता। एक्सरे कराने का बीमा नहीं मिलता। एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको भर्ती होना पड़ेगा, भर्ती हो गए, फिर ऑपरेशन करवा लिया, तब वो उसका एक्सरे का भी मिल जाएगा, उसे कहेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। रेस्ट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, रिस्पाइट के लिए भी नहीं मिलता, मतलब आपको रेस्ट चाहिए, रिहेबिलिटेशन चाहिए, उसका भी नहीं मिलता। फिर ओबेसिटी, वेट कंट्रोल का भी नहीं मिलता। हालांकि वो ओबेसिटी को बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं और वो आपकी सेहत के लिए, आपके अस्तित्व के लिए, आपके जीवन के लिए खतरनाक है। 40 से ज़्यादा आपका बॉडी मास इंडेक्स है तब मिलता है, या तो फिर 31 से ज़्यादा है और आपको इस प्रकार के अलग रोग है तो भी मिलता है। फिर और क्या क्या एक्सक्लूजन है? एक्सक्लूजन समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। चेंज ऑफ जेंडर में नहीं मिलेगा, मतलब जो भी ये करवा रहे हैं। फिर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि एक्सीडेंट या बर्न होने की वजह से वो कॉस्मेटिक सर्जरी आपके जीवन को या आपकी सुरक्षा को बचाने के लिए जरूरी है तो मिलेगा। हैजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स, बहुत सारी रील्स चली है आजकल यूट्यूब, इंस्टा पे, कि वो ऐसे ग्लाइड, पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, ऊपर से कूदते, वो नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल्स के लिए अलग से इसका बीमा आता है, वो अलग अलग वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ही देते हैं, इसमें कहीं पे भी कवर नहीं होगा। प्रोफेशनल इन हैजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियर, रिवर राफ्टिंग, मोटर रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, स्कूबा, हैंड ग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, डीप सी ड्राइविंग, ब्रीच ऑफ लॉ। आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करी और क्रिमिनल एक्टिविटी करते करते आपको कुछ नुकसान हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी की क्रिमिनल एक्टिविटी का विक्टिम हो तो मिलेगा, बराबर है। तो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, अब उन्होंने कुछ कुछ कहा, हॉस्पिटलों को बोला कि इनसे कभी भी ट्रीटमेंट लीजिएगा, कभी भी आपको बीमा नहीं मिलेगा, तो वो नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग डबल बिलिंग करते होंगे या फिर 2 दिन की जगह 7 दिन रुकवाते होंगे और फिर बिल पकवाते होंगे। ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म, ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज, दारू छुड़वाने के लिए भी क्लेम नहीं मिलेगा। और उसकी वजह से जो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े दारू की वजह से, वो भी नहीं मिलेगा। अल्कोहल, ड्रग, सब्सटेंस अब्यूज।
ट्रीटमेंट रिसीव्ड इन हेल्थ हाइड्रोस नेचर केयर, मतलब ये सारा स्पा बा वाला नहीं मिलेगा। नेचुरोपैथी को ये लोग नहीं मानते हैं, मतलब इस प्रकार का वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डायटरी सप्लीमेंट एंड सब्सटेंसेस दैट कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू विटामिन्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अनलेस प्रिस्क्राइब बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अगर आपको समझ लो फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर बोलता है आपको विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन लेना है तो लेना ही है, वो एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन आप सेहत के लिए ले रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, जिसके लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती विटामिन लेने के लिए, क्योंकि वो फूड है, उसके लिए फूड लाइसेंस मिलता है। रिफ्रैक्टिव एरर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट फॉर करेक्शन, हाँ मतलब नंबर घटाने के लिए नहीं मिलेगा जब तक कि आपके वो नंबर 7.5 से ऊपर ना हो। 7.5 से ऊपर के नंबर हो और वो मेडिकली ट्रीट करना जरूरी हो तब मिलेगा, मतलब वो दिखना ही बंद हो जाएगा। अनप्रूवन ट्रीटमेंट मतलब जो कोई ट्रीटमेंट की मेथड्स अभी तक प्रूव नहीं हो गई, जैसे हमारे मोरारजी देसाई करते थे शिवाम्बू, तो वो नहीं मिलेगा। स्टरलिटी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्टरलिटी एंड इनफर्टिलिटी नहीं मिलेगा, मतलब IVF, गिफ्ट, ICSI, जेस्टेशन सर्जरी का नहीं मिलेगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, हालांकि आपने बी फिट लिया है तो मिलेगा। OPD मतलब आपने डॉक्टर से खाली कंसल्टेशन लिया, वो नहीं मिलेगा। व्हील चेयर, क्लच, इंस्ट्रूमेंट उन सब का नहीं मिलेगा जब तक वो डॉक्टर ने बोला नहीं होगा ये जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर मतलब इसका ये क्लॉज पड़ेगा उस हिसाब से। ट्रीटमेंट प्रोसीजर एंड प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक, रिस्टोरेटिव, कॉस्मेटिक सर्विस रिलेटेड टू डिसऑर्डर और कंडीशन रिलेटेड टू जिंजीवा, नेचुरल टीथ, एक्सेप्ट इफ रिक्वायर्ड बाय इंश्योर्ड पर्सन बाय हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू एक्सीडेंट में मिलेगा। भारत के बाहर कोई भी ट्रीटमेंट को नहीं मिलेगा, हालांकि वर्ल्ड वाइड कवर उसमें मिलेगा अगर वर्ल्ड वाइड कवर लिया है और उसकी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप 7 दिन से पहले प्लान हॉस्पिटलाइजेशन के लिए करवाते हो तो। पर्सनल कंफर्ट, एक्यूप्रेशर, सर्कमस्टेंसेस नहीं मिलेगा, HIV के लिए मिलेगा, बाकी सारे कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ HIV के ट्रीटमेंट के लिए मिलेगा। फिर इंटेंशनल सेल्फ इंजरी वेदर अराइजिंग फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अदरवाइज, खुद से ही आपने सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कोई इंजरी कर दी और उससे आपको लग बग गई तो वो नहीं मिलेगा। फ्री लुक पीरियड 30 दिन का रहेगा। पहले 30 दिन में अगर आप चाहे तो पॉलिसी मतलब उधर से ही क्लोज करवा सकते हो। अगर आपको उसकी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आपको 15 दिन का बात करवाते हो तो 15 दिन का प्रीमियम कट होगा, बाकी सब वापस मिल जाएगा। फ्रॉड नहीं करना है, फ्रॉड से कंपनी की पॉलिसी कैंसिल कर सकती है और आपका प्रीमियम भी वापस नहीं मिलेगा। पोर्टेबिलिटी वगैरह चीज़ें हैं, तो अभी हम उसके प्लान को समझ लिया, ब्रोशर को भी समझ लिया और उसकी एक एक चीज़ को समझ लिया। ये सारी चीज़ें अपने चर्चा हो गई। रूम मॉडिफायर लेना मत भूलिए। वॉलंटरी को पेमेंट 10-20-30% तक आप कर सकते हो। फिर वो हर एक चीज़ में आपको को पेमेंट करना पड़ेगा। आपका बोनस भी जमा हो गया होगा फिर भी आपको को पेमेंट करना पड़ सकता है। फिर आपको डिस्काउंट कौन कौन से मिलेंगे? वेलनेस डिस्काउंट, मगर उनकी एक ऐप है उसमें आप एनरोल करते हो और कुछ चलते हो तो आपको वो वेलनेस डिस्काउंट मिलेगा 30% तक। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट, कुछ दिन पहले आप रिन्यूअल करवा देते हो 30 डेज बिफोर तो आपको 2.5% का वो डिस्काउंट मिलेगा। और आप 2, 3, 5 साल की एक साथ पॉलिसी लेते हो तो 2 साल के लिए 10% और 15%, 3, 4 और 5 साल की पॉलिसी के लिए आपको डिस्काउंट मिलता है। और मैंने आपको बताना भूल गया, सिबिल डिस्काउंट वो भी मिलता है। मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। एंट्री एज कितनी है? 15 से 18 से 125, सम इंश्योर्ड 5, 7.5, 10 जो हमने सॉफ्टवेयर में देखा था वो। टेन्योर 1, 2, 3, 4 या 5 साल का। फैमिली फ्लोटर, 3 से ज़्यादा बच्चे कवर्ड नहीं है फैमिली फ्लोटर में, 2 बड़े और 3 बच्चे। अगर आप फैमिली फ्लोटर लेते हो और आपका बेटा या बेटी है 30 साल तक
वो आपका डिपेंडेंट माना जाता है अगर वो स्वयं से कुछ कमाता धमाता नहीं है तो। आपका डिपेंडेंट मतलब पैसों के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए। वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया, जो डिक्लेयर एंड एक्सेप्टेड पीडी 3 साल, स्पेसिफिक डिसीज 24 महीना, उसे आप रिड्यूस करा सकते हो, लेकिन पीडी को आप 2 साल तक या फिर 1 साल का रिडक्शन करा सकते हो, मतलब 2 साल के बाद कवर होगा या 1 साल के बाद। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 से क्रिटिकल इलनेस 90 दिन, बैरियाटिक सर्जरी 24 महीना, वेटिंग पीरियड फॉर डायबिटीज वगैरह 90 दिन। हाँ पीडी है तो फिर 3 साल। हाँ इसमें हर एक में पीडी सबसे खतरनाक चीज़ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। पीडी एग्जिस्टिंग डिसीज वर्ल्ड वाइड कवर 24 महीना, मैटरनिटी 24 महीना, उसे आप 1 साल करा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और इन्होंने आपको जोन वाइज प्रीमियम का चार्जेस लिया, लेकिन एक अच्छी बात है, आप रहते हो से फॉर एग्जांपल जोन सी में या जोन डी में और ऑपरेशन करवाते हो जोन ए में, तो जोन का कोई को पेमेंट नहीं है। प्रीमियम आपको भले डी का भरना पड़ेगा, लेकिन आओ अहमदाबाद आओ, दिल्ली आओ और ऑपरेशन करवा के चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्ट ऑफ एनसीआर जोन डी में, जोन सी में फॉर एग्जांपल आप झारखंड में रहते हो और दिल्ली में ऑपरेशन कराते हो, बिहार में रहते हो, तो आप इस तरह से करा सकते हो। जोन बेस को पेमेंट नहीं है। ये सबसे अच्छे प्लान और अच्छी बात मुझे इसकी ये प्लान की मिली। और भी चीज़ें हैं वो अपने पीडीएफ में से चर्चा कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से प्रीमियम आएगा। 3 मेंबर है, बड़ा 30 साल का, छोटा 28 साल का, मतलब वाइफ और बच्चा 3 साल का, तो 16,000 प्रीमियम आएगा। 10 लाख का, सॉरी 13,000 प्रीमियम आएगा। कोई पीईडी नहीं है तो पीईडी होगा तो पीईडी का लोडिंग लग जाएगा 3-4 हज़ार जो भी हो, लेकिन वो लोडिंग लगाना और ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आपका पूरा क्लेम ही रिजेक्ट हो जाए। तो 5 साल का आपको 61,000, अगर 1 साल लेते हो तो 2 साल का 25,000 और 15 लाख का लेते हो तो इस हिसाब से प्रीमियम आएगा। क्या क्या कवर्ड है? इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती दाखिल होके ट्रीटमेंट लेते हो उसे कहेंगे इनबिल्ट अप टू सम एश्योर्ड, और बोनस सम एश्योर्ड भी इसमें कवर्ड हो जाएगा। बोनस लॉयल्टी, सुपर लॉयल्टी को ही बोनस बोलेंगे और सुपर लॉयल्टी को पावर बूस्टर कहेंगे। फिर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर भी कवर रहेगा और 1 टाइम आपको इनफाइनाइट केयर मिलेगा अगर आपने एड ऑन लिया है तो। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इनबिल्ट अप टू सम एश्योर्ड मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख सरोगेट मदर के लिए। ओसाइट के लिए भी 5 लाख का कैपिंग है। सिंगल प्राइवेट रूम कैपिंग, सिंगल प्राइवेट रूम से, सिंगल प्राइवेट एसी से रूम से ज़्यादा लीजिएगा तो आपको एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट डिडक्शन देना पड़ेगा। बार बार कहा जा रहा है डे केयर ट्रीटमेंट इनबिल्ट है, लेकिन डे केयर का मतलब कि आपने पूरे 24 घंटे नहीं रहे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आप भर्ती हुए, ट्रीटमेंट दी और वापस आ गए, और वो ट्रीटमेंट मेडिकली नेसेसरी था तो वो भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है, आयुष ट्रीटमेंट कवर है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, बैरियाट्रिक सर्जरी कवर है, डोनर एक्सपेंसेस कवर है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है अप टू 90 डेज एंड 180 डेज। फिर डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड कवर। रीसेट बेनिफिट आपको अनलिमिटेड टाइम्स फॉर एनी डिसीज एनी टाइम मिलेगा। लॉयल्टी बोनस हर साल 20% और मैक्सिमम 20% 5 बार, मतलब 100% तक। और सुपर लॉयल्टी बोनस 100% हर साल मिलता है। पीरियड वेटिंग, पीडी वेटिंग मतलब प्री एग्जिस्टिंग 3 साल, स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड 2 साल, इनिशियल वेटिंग पीरियड 30, मतलब जो मलेरिया वगैरह जो होता है वो, मलेरिया डेंगू के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। फिर वेटिंग पीरियड जो आपने जंप स्टार्ट नहीं लिया है तो डीप, और पीडी नहीं है मतलब प्री एग्जिस्टिंग नहीं था, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंडीशन, तो 90 दिन का। पीडी है तो 3 साल, और उसे आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आपने डिक्लेयर और एक्सेप्ट किया तो जंप स्टार्ट 31st डे से। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड 2 ईयर, बैरियाट्रिक सर्जरी 2 ईयर, वर्ल्ड वाइड क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड 90 दिन। समरी ऑफ कवरेज 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, यस। तो ये आपका मोटा मोटी ये प्लान है, मोटा मोटी तो नहीं कहूँगा, डिटेल वीडियो बनाया है
डिटेल कवरेज करवाया है। तो दोस्तों छोड़िए पॉलिसी सहायता, अपनाइए आपका अपना पॉलिसी सहायक, policyसहायता.in। और ये मेरे भाई श्री जिगर भाई है, वो हमारे को फाउंडर है, तो वो आपको हमेशा पॉलिसी में सपोर्ट करेंगे। कुछ बताइए जिगर जी। जी सर, आपको कोई भी सहायता चाहिए तो हम एनी टाइम क्लेम सपोर्ट मिलेगा जिगर जी का। हमारा ये नंबर है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।